ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जाउल्स लॉ। बड़ी सिंपल सी एक बात है कि अगर हमारे पास एक जगह का पोटेंशियल होना, पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं। अगर मेरे पास एक प्लेट है और उसका पोटेंशियल लेट्स सपोज वी वोल्ट है, और दूसरा जो है उसका पोटेंशियल, इसका V1 कर लेते हैं और उसका V2 कर लेते हैं। V1 की वोल्टेज जो है वोल्ट और पोटेंशियल वो V वोल्ट है और इसका 0 है। तो अगर मैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करूँ तो डेल्टा V होगा, और डेल्टा V की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू V1 माइनस V2। या हमारी सिचुएशन के मुताबिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 को हमने V का हुआ था माइनस 0, तो डेल्टा V की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट्स आती है ना। V कुछ भी हो सकता है, डेल्टा V की वैल्यू V वोल्ट आ रही है तो इसका मतलब है कि 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, ये रैंडम वैल्यूज़ की हो सकती है। अगर किसी जगह का पोटेंशियल डिफरेंस किसी इस तरह की हमारी सिचुएशन जैसे हमने डिस्कस किया है, वह यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है या किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो और वहाँ पे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है कोई वोल्ट्स में बन रहा हो, तो उसमें क्या होता है, अगर वहाँ से कोई चार्ज गुजरेगा ना, अगर यहाँ से ये हायर पोटेंशियल है लोअर की तरफ जा रहा है, अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कोई चार्ज गुजरेगा तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी डिलीवर करेगा। यहाँ पे जो एनर्जी डिलीवर करता है इन फॉर्म ऑफ करंट होती है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अगर एक चार्ज जो है वो एक एरिया से गुजर रहा हो जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ वोल्ट्स में हो, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी डिलीवर करेगा। ठीक हो गया। नाउ अगर ये एनर्जी डिलीवर करता है तो हमारी बुक में क्या बात की जा रही है, कहते हैं कि सिमिलरली, बात ऊपर जो की गई वो समझा देता हूँ, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लंबा किस्सा होता है। जिस तरह से जनरेटर है ना, अगर मेरे फॉर एग्जांपल मैंने कोई टरबाइन लगाया हुआ है, कोई नदी ऐसे बह रही है ना पानी किसी पहाड़ से, किसी ऊपर हाइट से, किसी ऐसी जगह से आ रहे जहाँ पे मतलब एक स्लोप बना हुआ है, तो वहाँ पे आप एक टरबाइन लगा दे। तो टरबाइन क्या करता है कि ये पानी जो फ्लोइंग पानी है ये टरबाइन को रन करता है, और वो रन करते हुए फिर उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। अंदर जो है वो मोटर्स लगे हुए होते हैं और उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ज़रिए करंट वगैरह जनरेट होता है। खैर ये लंबी बात है, हम नेक्स्ट चैप्टर में वैसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो उसके साथ इसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि व्हेन अ चार्ज moves from a higher इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू अ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हमने यहाँ पे किया है। अगर हायर पोटेंशियल है तो ये है, ये लोअर पोटेंशियल है। अगर एक चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव करता है तो क्या होता है, कहते हैं कि इट डिलीवर्स इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट डिलीवर करेगा, ऑब्वियसली मतलब एनर्जी डिलीवर करेगा। Thus, the process during which charges continuously move from higher potential to lower potential becomes continuous source of electrical energy। मतलब वो जितनी देर तक ये इलेक्ट्रिक चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता रहेगा, उतनी देर तक ये चार्ज जो है एनर्जी भी डिलीवर करता रहेगा। नाउ मैं दो तरह से इक्वेशन बनाऊंगा। यहाँ पे उन्होंने QV वोल्ट्स की बात की है, जिसको वर्क डन के इक्वल कर रहे हैं। बात क्या हो रही है, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि दो पॉइंट्स हैं, उनका पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट बन रहा हो, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो फिर ये क्या कहते हैं, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस बिटवीन दीज पॉइंट्स, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जिनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V वोल्ट बन रहा है, इनके बीच में 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा हो, ठीक है। अगर ये 1 कूलम का चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के एरिया से गुजर रहा है जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो उसमें क्या होगा, ये चार्ज जो एनर्जी डिलीवर करेगा वो V वोल्ट्स होगी, V जाउल्स होगी। मतलब V जाउल्स कुछ भी हो सकती है, रैंडम हम नाम दे देते हैं, 10, 15, 10, 20, 0.1 जो भी है। लेकिन अगर एक एरिया का, एक जगह का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V वोल्ट है, वहाँ से 1 कूलम चार्ज पास करेगा, और वो कैसे होगा, वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाएगा। ये मेरे पास हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज इस पोटेंशियल डिफरेंस के एरिया से गुजरेगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V वोल्ट है, तो फिर ये क्या करेगा, ये V जाउल ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा। और V जाउल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आगे ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि 1 कूलम के बजाय Q कूलम चार्ज हो, अगेन Q एक जनरल नाम है, कुछ भी वैल्यूज़ की हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, Q कूलम का चार्ज हमारे पास गुजर रहा हो इन दोनों पॉइंट्स का जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो वो QV जाउल एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब अगर हम QV की बात कर रहे हैं तो एनर्जी की बात हो रही है ना। एनर्जी बेसिकली क्या है, वर्क की फॉर्म में, हम उसी से काम लेते हैं। हमारे पास अगर बल्ब चलता है, पंखा चलता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है जो कि उस चार्ज ने डिलीवर की है। अगर वो चार्ज वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर नहीं करेगा तो फिर वो काम नहीं हो सकता, वो पंखा रुका रहेगा, वो बल्ब जो है वो लिट नहीं करेगा। सो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, वर्क डन की वैल्यू वही एनर्जी से ये वर्क डन होता है जो ये चार्ज डिलीवर करता है। तो हमने कहा कि अगर QV अमाउंट ऑफ
एनर्जी जो है वो डिलीवर की जा रही है एक ऐसी जगह से जहाँ पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना था, 1 क्यू कूलम चार्ज गुजरा, उसने क्यू वोल्ट जाउल एनर्जी रिलीज़ कर दी। नाउ आपकी बुक में इसकी 3-4 डिफरेंट फॉर्म्स लिखी गई हैं, कैसे आते हैं। देखें, हमने कहा है कि अगर ऐसे किया जाए कि Q की वैल्यू को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे Q की वैल्यू लिखी हुई है, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ। कैसे रिप्लेस करेंगे, मुझे पता है कि करंट को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। करंट को डिफ़ाइन करते हैं Q/T, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर मैं Q की वैल्यू को आइसोलेट करना चाहूँ तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू Q विच इज़ इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T। ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ। ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी वर्क डन इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या लिखें, आई मल्टीप्लाई बाई टी और मल्टीप्लाई बाई वी। तो ये बन जाता है आई टी और वी। ठीक है। अच्छा, नाउ अगर हम बात करना चाह रहे हैं जाउल्स लॉ की, तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को दोबारा से सेटल करना होगा। कैसे सेटल करेंगे, किस तरह से होगा। देखो, हमने कहा है कि जो ओम लॉ है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म में हमने वी को कहा था कि किस चीज़ के इक्वल होती है, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, इसका मतलब है कि ऊपर वाली इक्वेशन में मैं वर्क को लिख सकता हूँ आई एज इट इज़, टी एज इट इज़ और वी की जगह आई आर आ गया। ठीक है ना, जो आई है ये आई से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, आई स्क्वेयर बन जाएगा। और उसके बाद रेजिस्टेंस को हम पहले लिख लेते हैं और टी को बाद में, हमने इसको रीअरेंज करके लिखा। तो ये क्या चीज़ बनी है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक जनरल फॉर्म बनी है और यही जाउल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। जाउल्स लॉ क्या कहता है, मैं इसको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है W इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। इस इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं, इस पे एंड पे बात कर लेते हैं ना। जाउल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहते हैं, तो कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस गुजरेंगे तो ऑब्वियसली उस कंडक्टर में से, जिसमें सर्किट में आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है, उसकी एक रेजिस्टेंस होती है, उसके एटम उन चार्जेस को रेजिस्टेंस देते हैं। अब अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड की बात कहाँ से आई, जब चार्जेस गुजरेंगे और आप उनके सामने ऑब्स्टिकल रख देंगे तो एनर्जी तो आप उन चार्जेस को दे रहे हो और उन चार्जेस ने वो एनर्जी रिलीज़ भी करनी है। तो वो चार्जेस क्या करते हैं, वो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हीटनिंग इफेक्ट जनरेट होता है, वो हीट जनरेट होती है। तो वो कहते हैं कि जो हीट है ये किस चीज़ के इक्वल है, रेजिस्टेंस की वजह से, जो चार्जेस के फ्लो की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट जनरेट हुई है वो हीट किस चीज़ के इक्वल है। कहता है इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वेयर ऑफ करंट, द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वेयर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू एंड द टाइम ड्यूरेशन टी। तो ये बेसिकली जाउल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है और यहीं से आप इसकी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। कहते हैं क्या, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यू टू रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द स्क्वेयर, द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वेयर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। रही बात इस इक्वेशन की, तो ये कैसे लिखते हैं, इधर देखें, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि इक्वेशन क्या बनी है, इट इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। इन्होंने इसको रीअरेंज करके लिखा, ये कहते हैं कि ऐसा नहीं, हम इसको वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर इंटू टी लिखते हैं। ये कहाँ से आया, देखो, अगर आई स्क्वेयर आर टी की बात करते तो ओम लॉ में से यहाँ पे आपने लिखा वी इज इक्वल टू आई आर, यहीं से मैं आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर भी लिख सकता हूँ। इस आई को मैंने आइसोलेट किया, आर दोनों साइड से डिवाइड हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दूँगा वी डिवाइड बाई आर की। अब आई स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा, वी डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। ये आर पहले से आ रहा है और टी भी है ना, ये बन जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर मल्टीप्लाई बाई टी, आर स्क्वायर और ये जो आर है ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आती है, वर्क डन की वैल्यू मेरे पास आ जाती है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। ये मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि दूसरी डिराइव की गई है। अच्छा, इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इन्होंने डिफिनेशन लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन ए यूनिट टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। हमें कहा था कि पावर क्या चीज़ है, इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट टाइम। लेकिन वर्क डन को हमने यहाँ पे क्या कहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा वर्क डन की वैल्यू होती है क्यू वी डिवाइडेड बाय टाइम के। अगर आप क्यू वी की बात करते हैं तो इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखें, Q को आपने लिखा था इट वाज इक्वल टू आई क्रॉस टी इंटू वी डिवाइडेड बाय टी आ जाता है। ठीक है, ये टी पहले से आ रहा है और आई टी क्या आता था, हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया कि आई क्या है, इट इज़ क्यू डिवाइड बाय टी। या अगर क्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा, इट इज़ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। तो हमने वो वैल्यू रिप्लेस की है क्यू की यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब ये टी से कैंसिल आउट हो जाते तो पावर की वैल्यू आपके पास बन जाती है आई वी। ये तो जनरलाइज फॉर्म होगी, इलेक्ट्रिकल पावर की एक जनरलाइज फॉर्म हो जाती है। अब आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, आप v इज इक्वल टू आई आर कर दें एज v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आपने इस इक्वेशन को ऊपर रिप्लेस कर देना, p की वैल्यू बन जाएगी i अपनी जगह पे और v की जगह आ जाएगा आई आर। ठीक है, ये इसकी पहली फॉर्म है।
इसको दोबारा से लिखना चाहें तो बन जाएगा आई स्क्वायर आर, ये इसकी दूसरी फॉर्म हो जाती है। और तीसरी फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इधर से ही अगर यहाँ पे आप आई की वैल्यू को आइसोलेट कर दें तो आई की वैल्यू बन जाएगी वी डिवाइड बाई आर। आप ऐसे करो कि इसी में इस इक्वेशन में क्या करो, आई को पुट कर दो इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा स्क्वेयर एज इट इज़, आई की जगह वी डिवाइड बाई आर और इनटू आर बन जाता है। तो ये बन जाएगा वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इंटू आर, ये कैंसिल आउट हो गया। और आई की जो पावर की वैल्यू है ये क्या बनती है, इट इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। तो ये इसकी तीसरी फॉर्म बन जाती है। अच्छा, आपकी बुक में इस इक्वेशन को ना यहाँ से दोबारा से देख लेते हैं। ये तो एक मेथड है जो कि हमने आई वी की इक्वेट कर दी। अगर आप इसको ऐसे ना करना चाहें तो इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता है। आप इसको लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, अलग कर दें, मल्टीप्लाई बाई वी कर दें। तो जो क्यू डिवाइड बाई टी है ये अपने आप में करंट की डिफिनीशन बन रही है, उसकी इक्वेशन बन रही है। तो आप लिखते हो पावर क्या है, पावर, अब क्यू डिवाइड बाई टी को मैं क्या लिखूँगा, आई लिख दूँगा, मल्टीप्लाई बाई वी, या इसको पी इज इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं। आप यूँ करना चाहें तो भी ठीक है, ये मेथड अडॉप्ट करना चाहें जो बुक में है वो भी ठीक है, अगर ये करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, मर्जी है आप लोगों की। ठीक है, इसमें ऑप्शंस आपके पास है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज़ किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या है, देखें हम घर में जो टीवी और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूटिलाइज होती हैं। हम उसको जाउल में नहीं मेजर कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना फिर और उसके हिसाब से फिर बिल बनाना बड़ा एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम जाउल के छोटे यूनिट को यूज़ करने के बजाय हम किलोवाट आवर यूज़ करते हैं। अब किलोवाट आवर क्या चीज़ है, आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है। ये कहते हैं कि the amount of energy delivered by a power of 1 kilowatt in 1 hour। 1 घंटे में एक पावर जो कि 1 किलो है वो कितनी एनर्जी डिलीवर करती है। 1 किलोवाट पावर 1 घंटे में कितनी एनर्जी डिलीवर कर रही है उसको हम कहते हैं, ये 1 किलोवाट आवर है। ठीक हो गया। अब 1 किलोवाट आवर इक्वल कितने के होता है, मतलब इसमें कितनी एनर्जी आ जाती है। देखें आपने कहा 1 किलोवाट आवर, अब देखें 1 को एज इट इज़ रहने दें, किलो की जगह हम 1000 लिख सकते हैं। वॉट जो है वो यूनिट है तो इसको मैं अपनी जगह पे लिख देता हूँ, और आर की जगह इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। अब वॉट और सेकंड को बाहर लिख देते हैं, ये हो गया। 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करो वही चीज़ आएगी, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 ज़ीरोज़ ये हैं और 2 ज़ीरो वो हो जाते हैं, तो बन जाएगा 36, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 36 क्रॉस 10 रेज़ पावर 5 ज़ीरोज़ हैं तो 5 हो जाएगा। वॉट सेकंड की बात करते हैं, ये जाउल के कैसे इक्वल होता है, हम कहते हैं ना पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब मुझे पावर का पता ये वॉट में होता है, ठीक है, इसका यूनिट वर्क का जाउल में है, और सेकंड एज इट इज़, सेकंड को उधर ले जाएं तो बन जाएगा वॉट सेकंड इज इक्वल टू जाउल। तो इसका मतलब है जहाँ मुझे वॉट सेकंड नज़र आता है इसको मैं जाउल लिख सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों इक्वल चीज़ें हैं। तो मैं वॉट सेकंड को क्या लिखूँगा, जाउल लिख दूँगा। लेकिन अगर मैं इसको एक डेसिमल फ्रैक्शन और ले आऊँ आगे, इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखूँ तो बन जाएगा, वहाँ 10⁵ है, इसको 3.6 कर दें तो वहाँ आप एक पावर ऐड कर दें जैसे 10⁶ जाउल्स में, और ये बन जाएगा 10⁶ हमारे पास क्या होता है, मेगा, और ये जाउल में। तो 1 किलोवाट आवर में क्या होता है, 1 किलोवाट आवर में 3.6 मेगा जाउल एनर्जी होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, आपकी बुक में है, मैंने जस्ट इसको एक्सप्लेन किया है, आपकी बुक में कहाँ लिखा हुआ है ये पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि 1 किलोवाट आवर की हम बात कर रहे हैं, तो 1 किलोवाट आवर में हमारे पास एनर्जी कितनी डिलीवर की जाती है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो ये है। इसमें टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स की बात आ रही है। अगर आपके पास एक बल्ब है उसके ऊपर लिखा हुआ है 100 वाट, और उसको आप 2 घंटे के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसने उस 2 घंटे में कितनी एनर्जी जो है वो डिलीवर की है, या उसको कितनी एनर्जी डिलीवर की गई है बाय द पोटेंशियल जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। 100 वाट का बल्ब है, 2 घंटे के लिए यूज़ किया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड बाय 1000 कर दें, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है जो कि उस पावर को उस बल्ब को डिलीवर की गई है। ठीक है, बड़ा सिंपल फार्मूला है। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर जो पावर लिखी होती है उसको यहाँ पे लिखें, मल्टीप्लाई करें उसको जितने टाइम के लिए आपने उसको यूज़ किया है, डिवाइड बाय 1000 कर लें, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी जो कि उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उस 2 घंटे में प्रोवाइड की गई है, 10 घंटे में, जितना भी उसको टाइम आपने यूज़ किया है। फिर आगे बात आती है कि हम बिल कैसे बनाते हैं। आपने एक यूनिट कॉस्ट देखा होगा, बिल में लिखा होता है 1 यूनिट कॉस्ट, असल में ये 1 किलोवाट आवर की वैल्यू है, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू होती है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज़ बेसिकली द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर।
ठीक है। 1 किलोवाट आवर में कितने आपके पास जो है उसके पैसे बनते हैं वो गवर्नमेंट सेट करती है और आपडा वाले आपको बेच देते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, अब आपको मंथली बिल निकालना है, हर एक डिवाइस का मंथली बिल निकालना है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे डिवाइसेस का मंथली बिल निकालना चाहें उसका भी एक प्रोसेस है, आगे न्यूमेरिकल्स में आएगा ना। आपने यही फॉर्मूला लिख देना है, वॉट मल्टीप्लाई बाई, घर में एक बल्ब है, ठीक है, वो सिर्फ एक बल्ब ही महीने में यूज़ हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे, वो 10 वाट का है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 घंटे के लिए यूज़ होता है डेली, तो आप 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, महीने का बिल बना रहा हूँ तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 2 घंटे के लिए यूज़ होता है, मल्टीप्लाई बाय 30 दिन के लिए, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको यूनिट कॉस्ट से, तो आपके पास मंथली बिल आ जाएगा इस एक बल्ब का। इसी तरह से घर में अगर टीवी वगैरह है, जो भी डिवाइसेस पड़े हुए हैं उनका आप मंथली बिल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 14, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 में जितनी भी चीज़ें थी रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक वो यहाँ थी और यहाँ पे इसकी थ्योरी ख़त्म हो जाती है।